देखिए मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अब देखिए इनका अर्थ गौरव भी है, भारवी का अर्थ गौरव, ये उपमा के बारे में है इनका। ये देखिए तीनों है ना, तो उपमा के बारे में बताया, तो उपमा के बारे में इनके, जिसके कारण ऐसी उपमा दी जिसके कारण इनको घंटा माप कहा जाता है। ठीक है, और बहुत सी उपमाओं के ऊपर में अच्छे अच्छे श्लोक हैं इनके, इतने हम लोगों को डीएसएसबी की दृष्टि से नहीं करना है। अर्थ गौरव के अंदर में जैसे सात ही स्वरों में उत्पन्न ज्ञान व्यापक विविध रूपों का होता है, इस प्रकार से अर्थ गौरव जो है इनका, हाँ, वो आपका बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है, वैसे इनका भी अर्थ गौरव गौरव बहुत प्रसिद्ध है। श्रेयसी केन तृप्यते, ये भी आप लोग एक जगह पे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सदाभिमानैक धना ही मानिना, ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है, मुझे लगता है कहीं पे पूछा हुआ है एग्जाम में। सदाभिमानैक धना ही मानिना, हाँ, ये इस प्रकार का। और महीयांसः प्रकृतिया मितभाषिना, जो महीयांस लोग होते हैं वो प्रकृति से ही मितभाषी होते हैं। ज्ञात सारोपि खलु एक संदिग्धे कार्य वस्तुनि, ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सूक्तियां हैं, जहां आप लोग संग्रह करोगे वहां पर इनका भी संग्रह कर लीजिएगा। ठीक है, क्रिया समभिहारेण विराध्यंतम क्षमयेत कह, बार बार विरोध करने वाले को कोई नहीं सह सकता, कोई नहीं सह सकता, बार बार जो विरोध करता है तो उसको कोई नहीं सह सकता, ऐसा। मंदोपि नाम न महान महानव गृह साध्य, और ये तो सबसे बहुत बार हम लोग प्रयोग भी करते हैं व्यवहार जीवन में भी, कि समय एव करोति बलाबलम, हम लोग प्रयोग करते ही रहते हैं। हाँ, कोई कहता है यार मेरी ये देखो, मेरा आज मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो फिर हम लोग उसको थोड़ा सा ढाढ़स बधाने के लिए, या उसको थोड़ा सा मतलब निराश ना हो उसके लिए उसको कहते हैं समय एव करोति बलाबलम, समय आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा। और ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्षणे क्षणे यन्नवताम उपेति तदेव रूपम रमणीयताया, हाँ, इस पे प्रतियोगिताओं वगैरह के अंदर में भाषण वगैरह भी होते थे। हाँ, मैं तो खूब कॉलेज के टाइम पे किया है इस पे। हाँ, तो ये सब अच्छे अच्छे सूक्तियां हैं, एग्जाम में पूछने के लायक हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, और पद लालित्य में देखिए, क्योंकि तीनों गुण है तो पद लालित्य के गुण के बारे में दिखा रहे हैं। हाँ, मधुरया मधुबोधिता माधवी मधु मधु समृद्धि समेधिता मेधया मधुकरांगनया मधु मुहुरुन्मद ध्वनिवृता निवृताक्षर जगे, इस प्रकार मधु 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 देख रहे हो, मधुरया मधुरया मधु मधु मधु, तो ये पद लालित्य है। पद को मतलब ऐसा कि पद को पढ़ने पर अपना आनंद मिलता है। जैसे आपका दंडी का जब आप 10 कुमार चरित पढ़ते हो तो बहुत आनंद मिलता है, तो उसी प्रकार का ये मागे संति त्रयो गुणा, तदनुसार ओज गुण और सौंदर्य को देखा। ये देखिए इसमें इतना ये नहीं है। याम याम प्रियाम प्रेक्षत कातराक्षी सा सा हृया नम्र मुखी बभूव निशंकमन्या सममाहितेर्ष्या तेर्ष्या तत्रांतरे जग्नुरमुम कटाक्षे, जग्नुरमुम कटाक्षे, इस कटाक्ष से बहुत अच्छे अच्छे श्लोक का वर्णन है। ठीक है, ये तीनों गुणों के बारे में बताया, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण, ये सारे गुणों का भी प्रयोग किया उन्होंने। ठीक है, ये सब वर्णन है। अब माघ का पांडित्य, माघ ने देखो वेद वेदांग कर्म कांड पुराण काव्य शास्त्र दर्शन राजनीति आयुर्वेद संगीत नीति शास्त्र पाक शास्त्र ज्योतिष काम शास्त्र आदि सभी विषयों का अपने महाकाव्यों के अंदर में वर्णन। ठीक है, व्युत्पत्ति को आचार्यों ने काव्य हेतु कहा है, क्योंकि काव्य में ये सब बातें नहीं है।
अब ये राजनीति, ये सारी बातें बोल रहे हैं कि राजनीति वगैरह कहाँ प्रयोग हुआ, ये सब बातें हैं इसमें। और अब यहाँ पे उनके द्वारा प्रयोग छंद, तो छंद वगैरह के बारे में हमारा कोई वो नहीं है। और भारवी और माघ की तुलना, माघ और भारवी की पूरी तुलना की गई है। तो श्री शब्द से प्रारंभ दोनों ने किया है, परंतु उन्होंने लक्ष्मी शब्द से अंत किया है, तो इन्होंने आपका श्री शब्द से अंत किया। हाँ, ये श्लोक जो है इंपॉर्टेंट है। तावत भारवे भाति यावन मागस्य नोदय। जब तभी तक भारवी का ग्रंथ जो होता है वो प्रकाशित होता रहता है, जब तक कि माघ का ग्रंथ जो है या माघ माघ जो है उनका उदय नहीं हुआ है। ठीक है, माघ के उदय होते ही भारवी उनके सामने फीके पड़ जाते हैं, ऐसा। अच्छा, ये है शिशुपाल वध पर अनेक टीकाएं हैं, जिनमें वल्लभ देवकृत संदेह विशौषधि, ये आप लोग टीकाओं के नाम लिख लीजिए। वल्लभ देव के द्वारा टीका है संदेह विशौषधि, विष औषधि। और मल्लीनाथ के द्वारा जो टीका है उसका नाम है सर्वंकसा। ठीक है, किरातार्जुनीय पे घंटापथ, नैषधीय चरित पे जीवातु, इस पर है सर्वंकसा, और रघुवंश पर है संजीवनी। ठीक है, ये सारे मल्लीनाथ के टीकाओं का नाम है। 1, 2, 3, 4, और आपका मेघदूत पर भी। मेघदूत पर कौन सी टीका लिखी है संजीवनी, वो मतलब कालिदास ने? मल्लीनाथ ने मेघ तो संजीवनी है गुरुजी, संजीवनी ही है। ठीक है, तो आपसे कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछ ले कि मेघदूत पर कौन सी टीका है, तो वो संजीवनी है। और भरत मल्लिक कृत सुबोधा टीका, दिनकर मिश्र कृत सुबोधिनी टीका, ये सारे के सारे टीकाएं इंपोर्टेंट है। इनमें सबसे ज्यादा जो है सर्वंकसा इंपोर्टेंट है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? आगे चलूं? हरिओम, आगे चले, बोलिए। सर जीवातु मल्लीनाथ की टीका है। हाँ, जीवातु ये सारी मल्लीनाथ की टीका है। घंटापथ किरातार्जुनीय पे, नैषधीय चरित पर जीवातु, रघुवंश पर संजीवनी, रघुवंश और मेघदूत पर संजीवनी, और आपका इस पर आपका ये सर्वंकषा, किस पर? आपका मेघदूत बोल रहा हूं, शिशुपाल वध पर। ठीक है गुरुजी, रघुवंश पर भी उनकी एक टीका है, उसका नाम बता सकते हैं? किसकी टीका? रघुवंश पर मल्लीनाथ की एक टीका है, कोई याद नहीं आ रहा नाम। संजीवनी ही है। हाँ, दोनों पर शायद संजीवनी है, मेघदूत पर भी, उस पर भी। हाँ, जी, सही कह रहे हैं दोनों पर संजीवनी। गुरुजी, ये सुबोधा किसकी है? सब दिखाई, हाँ दिख गई। ठीक है, भरत मल्लिक। हाँ, भरत मल्लिक की सुबोधा है। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, 10:15 हो चुका है। ठीक है, अभी हमारा महाकाव्य हुआ। महाकाव्य में हम लोगों ने कितने कवियों के द्वारा कितने कवियों के बारे में पढ़ लिया हमने? कालिदास के बारे में पढ़ लिया। वैसे 20 का टारगेट था, पर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कर लेंगे हम लोग। टारगेट तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर ठीक है। कालिदास के बारे में पढ़ा है। कालिदास के बाद में हमने किसके बारे में पढ़ लिया? भारवी, अश्वघोष, भट्टी, माघ, कुमारदास। अश्वघोष, भट्टी, माघ, कुमारदास। भट्टी, माघ और कुमारदास। ठीक है, कोई नहीं, 6 हो गए। आप लोग ये वैसे इजाजत दोगे तो क्या है, नहीं फिर भी क्या है, 10:15 हो गया है। हाँ, नहीं तो फिर आप लोग कहोगे पहले ही दिन सर इतने देर करवा रहे हैं,
पीजीटी फीमेल वाले में तो मैं बाद में 11:45 बजे तक पढ़ाता था, तो अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? हरिओम। या आगे भी पढ़ना है? आगे भी पढ़ना हो तो बोलो। सर मैं तो पढ़ सकती हूँ। ठीक है गुरुजी, खाना वाना खा लो गुरुजी आप। एक हरविजय नाम का महाकाव्य है, उसके याद नहीं आ रहा, उसमें 50 सर्ग हैं, कवि का नाम याद नहीं आ रहा, इसी के आसपास है। हरविजय नामक महाकाव्य जो है ना, उसका कवि का नाम तो मुझे भी याद नहीं है, पर वो आजकल पाठ्यक्रम में लग रहा है। पाठ्यक्रम में लग रहा है, हाँ, कुछ जगहों पर 50 सर्गों का है, सबसे बड़ा महाकाव्य है गुरुजी। हाँ, सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है हरविजय नाम का। और ये आपका कुमारदास का तो जानकी हरण है, एक बीच, हाँ कुमारदास लिख लिया आपने, कुमारदास का सर तो रत्नाकर, सर उसके लेखक रत्नाकर हैं। रत्नाकर। हरविजय के। वैसे आगे आएगा, क्योंकि अभी तो हमने जो महाकाव्य देखिए अपकर्ष काल के महाकाव्य, बाद के जो काल हुए ना उस काल के भी महाकाव्य, उसमें अभी हमने इसका नहीं किया, किसका, श्रीहर्ष का महाकाव्य नहीं किया। और ये देखिए बहुत सारे अभी आने वाले हैं, हाँ इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसी में ये आएगा हरविजय, ठीक है, इसको करेंगे। वैसे रत्नाकर का आपने बताया है, तो हरविजय के रत्नाकर, ठीक, चलिए इतना ही। हाँ गुरुजी 1 मिनट लेंगे थोड़ा सा। हाँ हाँ, आप 2 मिनट लीजिए, कोई बात नहीं। बोलिए। गुरुजी एक दिन हमारे पास एक श्लोक आया था हम लोगों की चर्चा में कि नव पलाश पलाश वनम पुरा स्फुट परागत परागत पंकजम मृदु लतांत लतांत मलोकेत सुरभिम सुरभिम सुमनो हरहि। सुमनो हरहि, बिल्कुल गुरुजी ये माघ का ही है, छठे सर्ग का दूसरा श्लोक है। हाँ बिल्कुल, ये नव पलाश पलाश वनम बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये, और ये माघ का आया है। यमक अलंकार है इसमें। हाँ बिल्कुल, यमक अलंकार के उदाहरण के रूप में इसी श्लोक को लिया जाता है ज्यादातर जगहों पर। ठीक है, ये जो पंकज जी ने अभी बोला ना, नव पलाश पलाश वनम, पूरा श्लोक तो मुझे अच्छे से स्मरण नहीं है, पर इतना स्मरण है, नव पलाश पलाश वनम, ठीक है। तो ये जो है ये आपका नव पलाश पलाश, अभी हम ग्रुप में भेज देंगे इसको। हाँ नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांत मलोकयत सुरभिम सुरभिम सुमनो हरहि। सुमनो हरहि, हाँ ससुरभिम सुरभिम सुमनो हरहि, और इसमें पंकजम नाम भी आया है, आपका नाम भी आ गया है इसमें, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। तो ये जो है ये श्लोक अभी भेज देंगे, और ये श्लोक भी महाकवि माघ का ही है, शिशुपाल वध का ही है, ठीक है। शिशुपाल वध के अंदर में सूक्तियां भी मैंने बताई, और कल आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, और भी कवियों के भी नोट्स मिल जाएंगे, तो आप लोग वो नोट्स से भी पढ़िएगा, और मैं यहाँ पे पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने 6 महाकवियों के बारे में किया है, और हमारे बाकी हैं। तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आज मुझे एक सजेशन दिया है, तो मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। ये हम लोग एक काम करते हैं, आज का दिन हो गया, आज के दिन में हम लोगों ने जो प्रमुख कवि और उसके परिचय को कर लिया, उसके 6 कर लिए, और कल के दिन भी हम इसी को कर लेते हैं कंटिन्यू। तो कल का हमारा ये हो जाएगा, ये जो टॉपिक रह गया इस टॉपिक को हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। और ये जो लौकिक छंद है, अलंकार है, और अवकाश जो दिया है, तो मैं देखूंगा अगर 6 तारीख को रहा अवकाश नहीं होगा तो मैं सूचना वैसे ही दे दूंगा, वैसे अवकाश का है, मेरा शेड्यूल है कि अवकाश दूं। हाँ, मैं ये सोच रहा हूं कि व्याकरण वाला मॉक टेस्ट के बाद में 3 तारीख के बाद में, क्योंकि कल के दिन भी यही हो जाएगा, व्याकरण वाला शब्द रूप अभ्यास और धातु रूप अभ्यास वाला यहां ले लिया जाए, छंद अलंकार को बाद में रख लिया जाए। क्योंकि क्या हुआ, मुझे आज किसी ने कहा है कि यूपी टीजीटी का एग्जाम है, तो यूपी टीजीटी के एग्जाम में व्याकरण के आएंगे, छंद अलंकार नहीं आते हैं, तो इसलिए इसको अगर पहले ले लेते हैं तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यूपी टीजीटी के लिए जो पढ़ने जा रहे हैं उनका भी थोड़ा सा लाभ हो जाएगा।
ठीक है, आप लोगों का क्या कहना है? ठीक है गुरुजी। गुरुजी सहमत है। हाँ, तो इससे ये हो जाएगा कि उन लोगों का भी थोड़ा लाभ हो जाएगा। टॉपिक तो ये करना ही है, एक दिन पहले आगे पीछे थोड़ा कर लेंगे हम लोग। ठीक। और एक बात और सूचना देनी थी, फर्स्ट पेपर के लिए 5 तारीख से क्लास शुरू होगी। ठीक है, और उसमें आपको इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और साथ में आपका थोड़ा बहुत जीएस या जीए बोल सकते हो, जनरल अवेयरनेस, इसका भी तैयारी कराया जाएगा। तो ये पूरा कोर्स चालू होगा 5 तारीख से। इससे पहले एक YouTube चैनल बनाया है, उसका मैं लिंक भेज दूंगा, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस 3-4 दिनों में जितने भी एग्जाम हुए उन सब एग्जाम के क्वेश्चन पेपर विद एक्सप्लेनेशन, आपके मैथ्स के, रीजनिंग के, ये सब चीजें करवाऊंगा मैं, उन सर को बोला है, ताकि आपको एक आइडिया लगता रहे। और क्लास जो लोगे आप लोग, उसके अंदर में क्वेश्चंस का अभ्यास ऐसा करवा देंगे कि आपका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग कोई भी टॉपिक हो, उसमें 15-15 क्वेश्चन सब में सही जाएंगे। आपका 40 का है जो टारगेट रहता है, मैं आपका ये चल के लेकर चल रहा हूँ 60 का, 60 प्लस होने चाहिए फर्स्ट पार्ट में। आपके फर्स्ट पार्ट में 60 प्लस हो जाएंगे। इधर मेरा टारगेट 100 का है, तो पूरा ऐसा इतने मार्क्स लेकर के आएंगे हम लोग, सब लोग, कि इतना डीएसएसबी वाले भी सोचेंगे कि इतने इतने हाई कट ऑफ जाएगी फिर। ठीक है, तो फर्स्ट जो पेपर के लिए जो क्लास शुरू हो रही है, उस क्लास में आप लोग ज्वाइन होइए। उसकी फीस इससे कम रखी है मैंने, 3000 रुपये उसकी फीस रखी है। ठीक है, उसकी भी फीस है, क्योंकि वो जो सर है, मैं फीस नहीं रखता उसका, पर क्या उन सर को भी इतना पढ़ाएंगे तो कुछ होना चाहिए। 3000 रुपये मुझे लगता है कि ठीक है। और आप लोग थोड़ा बहुत, मैं जानता हूं कि पैसे की प्रॉब्लम होगी, सबको होगी, पर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर ये कर लोगे तो फिर जॉब तो फिक्स हो जाएगी, फिर आगे तो अपना अच्छा लाइफ कटेगा ही कटेगा। ठीक है, हरिओम। ओके सर। हाँ, किसी को और कुछ कहना है तो वो बोल सकता है, इससे एग्जाम से रिलेटेड, या कोई आइडिया देना चाहता है मुझे, या कुछ भी कहना चाहता है तो बोल सकता है। पंकज जी। जी गुरुजी, ठीक है गुरुजी, बढ़िया है। इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है फर्स्ट पेपर, क्योंकि हाँ, पिछली बार भी संस्कृत में टीजीटी मेल में बहुत से बच्चे ऐसे थे जो 40 नंबर क्वालिफाई न करने के कारण रुक गए हैं। तो बिल्कुल। सर हम ये चाहते हैं कि हमारे बैच में जो भी है, इस ग्रुप में ज्वाइन है, वो ऐसी दिक्कत का सामना ना उसे करना पड़े कि वो 40 नंबर की वजह से रुक जाए। हाँ, लगभग बिल्कुल। हमारा 50 से 60 का टारगेट होगा। 50 तो कंफर्म होंगे, और बाकी आप जितना बढ़ा लें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी होती है। वो जितनी आपकी क्षमता होगी उस हिसाब से हो पाएगा। हाँ, बिल्कुल। और सेल्फ धन्यवाद। स्टडी भी बहुत जरूरी होती है। मैं इसीलिए जो है आपका एक नया ही चैनल बनवा रहा हूँ, और उस चैनल का नाम मैंने बताया नहीं, शुरुआत में बताया था, और उस चैनल का नाम बहुत अच्छा रखा है मैंने। ठीक है, चैनल का नाम आप सुनोगे तो बहुत खुश होगे। चैनल का नाम रखा है मैंने टीच फॉर ब्लिस। टीच फॉर ब्लिस, ये चैनल का नाम है। अभी मतलब बनाया नहीं है चैनल, पर ये नाम रखा है। आज रात में मैं उसको बना दूंगा, और कल से उसमें वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे, और आपको भी वहां पर से वीडियोस देखिए। क्योंकि मैं आपको, देखिए, मैं आप सही बात बताऊं तो मेरे से 1-2 लोगों का फोन आया था, क्योंकि सब लोग जानते हैं फर्स्ट पेपर बहुत जरूरी है। फर्स्ट पेपर अगर क्वालिफाई नहीं होगा, मेरे खुद दोस्त हैं, और मैं खुद बताऊं, अपना भी बताऊं पर्सनली, आप लोग मतलब कहोगे, मेरा खुद भी फर्स्ट पेपर उस समय में क्लियर नहीं हो पाया था। अपना बता रहा हूं, अपना अनुभव, मेरा खुद का फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हुआ था। टीजीटी का एग्जाम मैंने 2017-18 में दिया था। उस समय में मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, मैं जॉब कर रहा था राजस्थान में, वहां पर से कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो वहां से एग्जाम देने के लिए आया था, तो इसलिए मुझे जानकारी नहीं थी। तो मैं ये चाहता हूं कि
जो लोग पढ़ रहे हैं हमसे, तो उसमें पूरा जो है, एक तो आपका ये है कि श्योर रहे, और दूसरा क्या है कि सिलेक्शन मिले, निश्चित रूप से मिले, कोई फर्स्ट पेपर के कारण ना रह जाए। फर्स्ट पेपर में क्योंकि यदि आपका 39.75 भी मार्क्स रहेगा ना, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग उस क्लास में जरूर ज्वाइन होइएगा। ठीक, गुरुजी इसमें थोड़ा सा ब्लिस जो है ना, टीच फॉर ब्लिस, इसका एक्सप्लेनेशन करिए। और ब्लिस का मतलब होता है मोक्ष, मोक्ष। ठीक है, मोक्ष, वाह हाँ क्या बात है। हाँ, तो तो इसलिए सही है, अंतिम लक्ष्य तो वही है सर, मोक्ष ही हाँ है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। बहुत सुंदर। तो और गुरुजी इसी थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे, हाँ मैंने हाँ भी जब जॉब पाया था दिल्ली में, हम पहली बार ही दिल्ली का एग्जाम देने आए थे, और मेरे 15 क्वेश्चन मैथ में सही थे। इस वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया, और संस्कृत वाले जो थे वो फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसलिए रह गए, जो हाँ मेन बिल्कुल। हमारे साथी थे। और मैं आपको वो बताऊं, 2011 की बात बता रहे हैं। मेरा मैथ अच्छा है। मैं आपको सच बताऊं, मेरा मैथ ऐसा है कि मैं अभी पढ़ता भी नहीं हूं, तब भी यदि डीएसएसबी का कोई भी पेपर दे दोगे, मैं 15 क्वेश्चन तो कर जाऊंगा, और मतलब सारे सही 15 क्वेश्चन तो सही कर जाऊंगा। पर कैसा है, उस पेपर में मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, और जिसके कारण क्या हुआ, मैं मैथ का एक क्वेश्चन तक नहीं कर पाया। अगर मैं कर लिया होता तो मेरा भी हो गया होता सिलेक्शन, क्योंकि संस्कृत में मेरे कितने थे, मेरे संस्कृत में शायद 82 या सही थे, शायद, कभी कंफर्म नहीं हूं, पर इतने सही थे। तो पहले वाले पेपर में रह गया मैं, 36 ही मार्क्स थे। तो ये चीजें, आप लोग भी ऐसा ना हो, इसलिए मैंने ये पर्सनली उनको बुलाया। वो सर बहुत व्यस्त है, फिर भी मैंने उनको कहा 1 महीना प्लीज टाइम निकालो और करवाओ, क्योंकि मैं किसी और को कोई और चैनल सजेस्ट करूं या कोई और बोलूं, तो मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। वो किस तरीके का पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। यहाँ पे मैं अपने गाइडेंस में पढ़वाऊंगा, अपने गाइडेंस में बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कहाँ कमियां हैं, कहाँ पे जो संस्कृत वाले रहते हैं, क्योंकि मैं भी गुरुकुल से भी पढ़ा हुआ हूँ और मास्टर्स भी की है मैंने। मैं दोनों तरीके का जानता हूँ, हर तरीके के लोगों से मिला हूँ, तो मुझे पता है कहाँ किसकी कमी है। तो उस चीज से मैं कराऊंगा, तो वो पक्का है कि आप लोगों का उसमें भी 60 प्लस रहेगा, और इधर तो मैं कर ही रहा हूं। ठीक, चलिए फिर इतना ही करें। किसी और को कुछ कहना हो तो बोल सकता है, फिर हम आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। किसी को कुछ नहीं कहना? ज्योति जी, कृष्ण कुमारी जी, दीक्षा जी? नहीं गुरुजी, कुछ नहीं बोलना। अच्छा, शुभ रात्रि। हाँ, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।